हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं? मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DK करियर क्लासेस में। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश पढ़ा रहा हूं। तो उसमें हमारे 2 क्लास हो गए, आज मैं तीसरा क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसमें मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ लेकर आया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण शब्द लेकर आया हूँ जो लेखपाल से रिलेटेड होते हैं और लेखपाल में पूछे जाते हैं अक्सर लेखपाल की परीक्षा में। तो वो क्या क्या हैं जो लेखपाल के पास ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, उनकी बातें होंगी। उन शब्दावलियों में आज मैं बात करूंगा लेखपाल के पास जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं या जो लेखपाल के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज की क्लास में मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा, ठीक है। बाद में कभी कोई क्लास आएगी तो उसमें मैं लेखपाल की कुछ और मतलब वर्ड्स होते हैं, कुछ और दस्तावेज होते हैं या कुछ और इकाइयाँ होती हैं गाँव में या खेतों में, जो खेतों को मापने की या खेतों की जोत की वो अलग अलग इकाइयाँ होती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आज हम लोग उनकी बात करेंगे, ठीक है। लेखपाल के ज़रूरी दस्तावेज की या शब्दावली होगी, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्दावली का शब्द है या दस्तावेज है उसको हम लोग खसरा कहते हैं। सबसे पहले हम खसरा की बात करेंगे कि खसरा होता क्या है, ठीक है। आपने सुना भी होगा गांव में अक्सर कि खसरा, खतौनी, इस टाइप के, सजरा, इस टाइप के शब्द सुने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग खसरा की बात करेंगे। खसरा होता क्या है, देखिए सुनिएगा और नोट्स बनाते प्रॉपर चलिए, क्योंकि ये पिछली बार भी एग्जामों में पूछा गया खसरे के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि कौन सा किसान किस नंबर की भूमि का मालिक है एवं उस खेत पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, उस खेत पर कौन सी फसल उगाई जा रही है तथा उस भूमि में कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, इन सब का लेखा जोखा जिसमें लेखपाल जिसमें रखता है उसे खसरा कहते हैं, ठीक है। खसरा के तहत शामिल महत्वपूर्ण लेखा जोखा व तत्व क्या क्या है उसकी बात करते हैं। समझिए, देखिए बात को कि खसरा होता क्या है, उसके बारे में जो मेन बातें हैं वो अब हम लोग जानेंगे। कि खसरा एक कृषि संबंधित कानूनों का दस्तावेज है, यानी कि खसरा में कृषि के संबंधित जितने भी कानून हैं उन सब का ये दस्तावेज है, इसमें सब कुछ दिया होगा। दूसरा पॉइंट, कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल के द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं, यानी खसरे में लेखपाल के द्वारा सारी बातें लिखी जाएंगी। तीसरा, खसरे में कुल 22 खाने होते हैं। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि खसरे में जो टोटल खाने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ खाने होते हैं वो आपके 22 होते हैं। तो ये तो थे 22 खाने, लेकिन अब जो है खसरा ऑनलाइन आ रहा है, आप जान रहे होंगे। देखो अगला पॉइंट पहले देख लो फिर बताता हूँ इसमें कितने खाने होते हैं। कि खसरा और खतौनी को 2 मई 2016 को कंप्यूटराइज कर दिया गया, यानी 2 मई 2016 के बाद खसरा और खतौनी कंप्यूटर से निकलते हैं। पहले हम लोग जाते थे तहसील में या लेखपाल साहब के पास, उनसे कहते थे सब हमारा खसरा या खतौनी निकाल दो, लेकिन अब खसरा खतौनी लेखपाल साहब नहीं निकालेंगे, अब आपके लिए वो ऑनलाइन निकलवाना पड़ेगा किसी भी कैफ़े पे या कंप्यूटर पे जाके। तो 2 मई 2016 को कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं, तब से ये कंप्यूटर से निकलते हैं। अब एक बात आ जाती है कि जो कंप्यूटराइज खसरा है उसमें कितने खाने हैं। तो ये आप अलग से लिख लीजिए कि कंप्यूटर जो खसरा होता है उसमें 46 खाने होते हैं, 46 खाने होते हैं, ठीक। और जो हमारा पेज पर आता था, हम निकलवाते थे पहले तहसील से, उसमें 22 खाने होते थे, और कंप्यूटराइज जो आ रहा है खसरा उसमें 46 खाने होते हैं, ठीक है। ये बस थोड़ा सा अंतर है और कोई भी से ज़्यादा अंतर नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पहला पॉइंट हो गया खसरा क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या होता है जो लेखपाल जी के पास होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सजरा। सजरा, सजरा कह सकते हैं। सजरा में होता क्या है मैं आपको बता दूं। सजरा एक प्रकार का पूरा नक्शा होता है, ठीक है। कोई पूरे गांव का नक्शा ही होता है ये। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। कि भारत में किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिनका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों को कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने के लिए या बताने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। तो वो क्या होता है, हमारा सजरा होता है। यानी किसी भी गांव का ऐसा नक्शा जिनका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों के कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने हेतु प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है, सजरा कहलाता है, ठीक है। अगले देखिए, जो गांव का सजरा होता है वो पूरी गांव की
जमीन की पट्टियों में बांटता है। यानी सजरा होता है वो पूरे गांव की ज़मीन को पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को एक अपना नंबर देता है। आप गांव में जाते होंगे कहीं सजरा वजरा निकलवाने, अगर कैफ़े पे जाएंगे या खसरा निकालवाने, तो वो आपसे ये पूछेगा भैया आपके खेत का नंबर क्या है या आपकी पट्टी का नंबर क्या है। आपने देखा होगा कि बाउंड्रियाँ बनी हुई होती हैं, इस तरह का बना होता है। जैसे मान लिया ये कोई आपके यहाँ का कोई नक्शा है, कोई सजरा या खसरा है, तो उसमें इस तरह से पट्टियाँ होंगी, कोई इस तरह से होगी, कोई इस तरह से होगी, कोई इस तरह से होगी, कोई इस तरह, मतलब अलग अलग इस तरह से मैप अलग अलग इस तरह से होता है। कोई ऐसे दे दिया, कोई जरूरत हो ना, मतलब एक निश्चित टाइप का हो, कोई ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, इस तरह से, इस तरह से। जैसे ये आपका नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से अलग अलग नंबरों में बटा हुआ होता है हमारे गांव का नक्शा। ठीक है, हमने देखा होगा। तो खेतों को इस तरह से बांटते हैं नक्शे में और उस पर एक पट्टियाँ और बना देते हैं और पट्टियों में एक हर पट्टी का एक अपना अलग नंबर होता है। ठीक है, तो अगले देखिए, गांव का लेखपाल हर पट्टी के लिए एक खसरा भी रखता है। ठीक है, हर पट्टी का एक अलग खसरा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप अंडरलाइन करिएगा, एक खसरा भी रखता है हर पट्टी के लिए। ठीक है, जिस पे लिखा रहता है कि उस पट्टी का मालिक कौन है और उस पर कौन सी फसल उगाई जाती है, क्योंकि लेखपाल को जानकारी रहती है कि इस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जा रही है और इस खेत का मालिक कौन है, इस पट्टी का मालिक कौन है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में रखता है। जो खसरा बनाता है वो खसरे में जो 32 कॉलम बनाता था उसमें वो लिखता है कि ये फसल किसकी है, इस नंबर का खेत किसका है और इसमें कौन सी फसल उगाई जा रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जो सजरा होता है इसमें पूरे गांव का नक्शा होता है। ठीक है, तो इसमें जरूर, तो हर गांव का अलग अलग सजरा होता है, हर गांव का अलग नक्शा होता है। हल्का होता है जिसको कहते हैं क्षेत्र, तो हर लेखपाल के लिए अलग अलग क्षेत्र दे दिया जाता है। तो भैया जैसे लेखपाल आपके गांव का है कोई, तो उसके पास आपके गांव का पूरा मैप होगा, पूरा नक्शा होगा, तो उसको ही हम लोग सजरा कहेंगे। ये बात याद रखना और इतना ध्यान रखना कि गांव का पूरा नक्शा जो लेखपाल साहब के पास होता है उसको सजरा कहते हैं। और सजरे में क्या होता है, गांव की ज़मीन को पट्टियों में बांट देते हैं और हर पट्टी का एक अपना नंबर होता है और उस हर पट्टी के लिए एक खसरा भी रखता है लेखपाल। और फिर क्या होता है, जिस पर उस पट्टी के मालिक का नाम लिखा होता है और उसमें कौन सी फसल खेत में बोई जा रही है, ये बात बताई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखो भैया, इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है लेखपाल के सिलेबस की, है लेखपाल की टेक्निकल लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो दस्तावेज हैं तो उनको हमको हिंदी में, जो दस्तावेज हैं तो उनको हिंदी में पढ़ना होगा। लेखपाल बनने जा रहा है, थोड़ा हिंदी सीखना होगा। ठीक है भैया, अंग्रेजी है नहीं लेखपाल, क्योंकि राजस्व का सबसे छोटा पद है, गांव से कनेक्ट है, गांव में रहता है, खेती किसानों वालों के साथ रहता है, तो भैया हिंदी में बात करेगा ना, अंग्रेजी थोड़ा ना झाड़ेगा वहाँ गाँव में आके। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट, खतौनी। खतौनी एक जरूरी दस्तावेज है। ये खतौनी क्या होता है आइए जानते हैं साथियों, खतौनी क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है इसका लेखपाल का। देखिए खतौनी क्या होता है। ये शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये शब्द जो उत्तर प्रदेश भू अधिनियम है उसमें वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम के वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात है जिसकी धारा 33 है उसमें वर्णित है, वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो खतौनी शब्द है ये उत्तर प्रदेश का जो भू राजस्व अधिनियम है उसमें वर्णित नहीं है, लेकिन अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात है उसकी जो धारा 33 है उसमें ये वर्णित है, वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धारा 33 इंपॉर्टेंट है, ये वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात है उसका धारा 33 में वर्णित है, ये इसको हम लोग खतौनी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है कि अगर गांव के खसरे का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। समझे बात, कि अगर जो गांव का खसरा है उससे आप किसी भी परिवार की जमीन की सूची बनाएंगे तो उसको खतौनी कहेंगे। ठीक है, यानी कि पूरे गांव का नक्शा है उसको तो खसरा कहेंगे, लेकिन उसमें जो खतौनी, आप जैसे अपना नाम की आप निकलवाने गए कि भैया हमारा नाम क्या, हमें खतौनी निकाल के दे दो, तो वो आपको निकाल के दे दी जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें 6 सालों के बाद इसको नवीनीकृत किया जाता है, मतलब 6 साल के बाद इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाइड किया जाता है। अगर आपकी कुछ बदला है, कोई नक्शा बदला है, कोई ज़मीन वमीन में चेंजेस हुआ है, कोई खेत पर अगर बदला है, तो इसमें क्या होगा 6 साल के बाद ये चेंज हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें खाने कितने होते हैं, तो इसमें केवल 13 खाने होते हैं और 6 सालों में नवीनीकृत हो जाती है। ठीक है, अब अगले पढ़िए इसके बारे में कि इसमें सभी
जोतदारों का वर्णन होता है कि वे किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं। ये बात जानने लायक है कि सभी जोतदारों का वर्णन होता है कि वे किस हैसियत से भूमि का धारण कर रहे हैं। यानी जैसे आप के पिताजी थे या आपके दादाजी थे, तो जब आपके दादाजी को इस दुनिया से छोड़कर चले गए तो उनकी जो ज़मीन है उनका कौन हकदार है या कौन उनका जोतदार होगा उसके नाम पे पहुंच जाएगी। और 6 सालों में जब ये नवीनीकृत होगा तो ऑटोमेटिकली उनके नाम पे आ जाएगी, और नहीं तो आप चेंज करा सकते हैं पहले भी। तो भैया जब दादाजी चले जाएंगे दुनिया से तो या तो ज़मीन दादी जी के नाम आएगी या दादी जी के अलावा उनके जो पुत्र हैं उनके नाम आएगी। ठीक है, इस हिसाब से तो उसमें दिया होगा खतौनी में कि ये जो ज़मीन है वो कौन है और किस हैसियत से जो आदमी कब्जा करा हुआ है वो किए हुए है और किस हैसियत से इस ज़मीन को जोत रहा है या इस पर खेती कर रहा है। ये सारा जिक्र हमारी खतौनी में दिया होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं अगला, खेवट या खतौनी। तो खेवट और खतौनी, तो भैया खेवट और खतौनी क्या है, ये जमींदारी के 2 रजिस्टर हैं। तो जो खेवट शब्द है ये पहले प्रयोग होता था, अब ये नहीं है राजस्व में। ठीक, अब ओनली खतौनी ही चल रहा है। रजिस्टर होते थे ये दोनों, लेकिन खतौनी तो अब भी चल रहा है, लेकिन खेवट नाम का कोई भी कार्य या कोई भी कागज यूज़ में नहीं आता है जो लेखपाल साहब यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के पूर्व प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख होते थे। कब? उत्तर प्रदेश का जब भूमि सुधार एवं उन्मूलन वाला जो अधिनियम आया था 1950 में, उसके पूर्व, उससे पहले 2 रजिस्टर होते थे, लेकिन उसके बाद में एकमात्र रजिस्टर रह गया जो खतौनी होता है। ठीक है, और खतौनी आज भी रखी जाती है, परंतु खेवट को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है जो कि हम इसको जानना जरूरी है, आइए देखते हैं साथियों। तो अगला जो रजिस्टर होता है साथियों, जो अगला डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है दिनचर्या। ठीक है, दिनचर्या बोलते हैं जैसे हमारा डेली का जो हम लोग नोट करते हैं डायरी टाइप का, तो वो भी एक डायरी होती है जिसको बही बोलते हैं, बही। तो बही भी लेखपाल साहब रखते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा 47 के अनुसार, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल मतलब जो भूमि का जो रिकॉर्ड होता है उसके बारे में मैनुअल उसको बोलते हैं, जो भूमि रिकॉर्ड के बारे में डेली दिनचर्या बनाते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्का भर के लिए एक डायरी रखेगा। हल्का भर के लिए मतलब लेखपाल के लिए जो क्षेत्र दिया गया कि भैया आपके लिए क्षेत्र दिया गया है, आप इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, यहाँ के किसानों की सारी चीज़ें आप देखेंगे, तो उस क्षेत्र के उस हल्का भर के लिए वो एक डायरी रखेगा और उसमें अपने डेली के जो भी रूटीन है उसका वो उसको नोट करेगा। तो डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्य का वर्णन किया जाता है। फिर क्या होता है, इस डायरी में लेखपाल 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा रखेगा या ब्यौरा इसमें होगा उसका। यानी कि 1 अगस्त से डायरी का सेशन शुरू कर देगा लेखपाल, 1 अगस्त से उसका शुरू हो जाता है और उसके बाद में 31 जुलाई तक, यानी पूरे 1 वर्ष के लिए एक डायरी एक ये वैलिड होती है। उतने का इसके पास जो ब्यौरा होगा वो इसमें जमा रहेगा, राजस्व की इसमें सारी चीज़ें वो जानकारी इसमें अपनी डेली की डेली लिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स क्या होता है लेखपाल के लिए, जो होता है किसान बही। तो किसान बही क्या होता है, ये लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेज या पुस्तक है जो किसान के पास रहती है। आप देखते होंगे गाँव में आपके पिताजी या दादाजी के नाम की जो भी ज़मीन है तो उनके पास एक ब्लू ग्रीन कलर की एक छोटी सी किताब टाइप की होगी। ठीक है, घर पे होती है, हमारे घर पे भी है। तो उसमें किसान की खेती की, किसानी की सारी उसमें जानकारी दी होती है। देखिए अगला लिखा क्या है इसमें कि किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, उसकी मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है, जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। तो बेटा एकमात्र एक यही डॉक्यूमेंट्स है जो किसान के पास रहता है, किसान बही, ठीक, घर पे रखता है जो कि वो, बाकी तो लेखपाल के पास और तहसील में होते हैं जहाँ से वो निकलवा के लाता है। ठीक है, बाकी घर पे सिर्फ उसके किसान बही भी उसके हक में रहती है उसके पास में। ठीक है, अब अगला देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, अधिकार अभिलेख। तो अधिकार अभिलेख क्या होता है, ये प्रत्येक गांव के लिए एक अधिकारों का अभिलेख होता है। प्रत्येक गांव के लिए एक अधिकारों का अभिलेख होता है। इसमें अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये जो अभिलेख होता है, अधिकार अभिलेख, ये अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। और होता क्या है, ये हर साल एक बनाया जाता है, इसलिए ये एक वार्षिक रजिस्टर होता है ये। ठीक है, ये एक वार्षिक रजिस्टर होता है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अब अगला डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक नई टर्म है जो लेखपाल में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, चकबंदी। चकबंदी क्या होती है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताई थी कि चकबंदी क्या होती है। चकबंदी जो अधिनियम आया था वो 1953 में आया था, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी ना। 1953 में चकबंदी अधिनियम आया था, और 1954 में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर ज़िले के दो अलग अलग तहसीलों से शुरू करी गई थी। ठीक है, तो वही होती है चकबंदी। अब बताते हैं चकबंदी के बारे में क्या होता है। चकबंदी में होता क्या है, आप देखते होंगे कि किसी गांव में किसानों के खेत होते हैं अलग अलग, जहां तहां छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। तो चकबंदी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसानों के खेतों को, छोटे छोटे टुकड़ों को एक करके उनके लिए कोई बड़ा सा खेत दे दिया जाए। तो ये थी चकबंदी, यानी सभी चकों को इकट्ठा करके एक बड़ा चक बना देना चकबंदी कहलाता है। और इससे बहुत सारी मुसीबतें भी इकट्ठी हुई। आप जानते हो हमारे इंडिया में बहुत बहुत तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ इसके विरोध में भी आए, कुछ इसके तरफ से भी आए, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद ये 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई। तो देखिए इसमें क्या लिखा है चकबंदी के बारे में, कि प्रत्येक गांव में के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1958 में इसे लाया गया था, परंतु इसे उत्तर प्रदेश में 1954 में मुजफ्फरनगर जिला की कैराना व सुल्तानपुर जिले के मुसाफर खाने तहसील से शुरू की गई थी। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखिए कि इसके माध्यम से किसानों के छोटे छोटे चकों में बटी हुई भूमि को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। जैसे मैंने भी बताया कि छोटे छोटे खेत या छोटे छोटे चक होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक बड़ा खेत बना दिया जाता है, तो वही चकबंदी कहलाती है। अब चकबंदी दो प्रकार की होती है, एक होती है ऐच्छिक चकबंदी और एक होती है अनिवार्य चकबंदी। यानी कि एक तो चकबंदी ऐसी हो गई कि भैया आप अपनी इच्छा से करा सकते हो, और एक चकबंदी ऐसी होती है जो अनिवार्य होती है। अनिवार्य का मतलब भैया जैसे आपके गांव में कोई विकास का कार्य हुआ, या आपके गांव में कोई रोड निकल रही है, आपके गांव में कोई योजना बन रही है, तो आपका खेत भैया उसमें फंस रहा है। तो आपका जब खेत उसमें फंस रहा है तो आपको वहाँ से अपना खेत खाली करना होगा, उसके बदले में आपके लिए ज़मीन अलग दे दी जाएगी, तो वो हो जाती है अनिवार्य चकबंदी। ऐसी चकबंदी आप अपनी इच्छा से करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की चकबंदी भी होती है। ठीक है, और चकबंदी के बारे में बाकी मान ली किसी दिन अलग से पूरा एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा चकबंदी के बारे में। अभी यहाँ पे आगे टर्म्स तो बता दिया। इसके बाद में देखो अगला टॉपिक, अगला डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, गिरदावरी। तो गिरदावरी क्या होता है कि ये किसान की खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है जो एक लेखपाल वर्ष में 2 बार तैयार करता है। किसान खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है जो लेखपाल वर्ष में 2 बार तैयार करता है, पहली रबी की फसल के समय व दूसरी खरीफ की फसल के समय। लेखपाल ये सभी जानकारी गिरदावरी किसान ऐप पर दर्ज करता है। एक ऐप आता है गिरदावरी किसान ऐप मोबाइल में, या उसके लेखपाल का जो भी सिस्टम होता है उसमें, तो ये गिरदावरी किसान ऐप में सारी जानकारियाँ इसकी नोट करता है। इसमें खेत की जानकारी को शासन के राजस्व विभाग में दर्ज की जाती हैं, जैसे कितने रकबे में कितनी और कौन सी फसल की बुवाई होनी है, तो इसमें भैया सारी जानकारी दे रखी होती हैं गिरदावरी में। वो ये नोट करता है कि इसमें खेत की जानकारी के बारे में, कि जैसे कितने रकबे में कितनी और कौन सी फसल बुवाई होनी है, क्या क्या है उसमें, तो ये सारी डिटेल इसमें ऐप में वो किसान के फसल के बारे में लेखपाल भरता है या डालता है, जानकारियाँ देता है, जो कि राजस्व विभाग में पहुंच जाती हैं। तो गिरदावरी के आधार पर सरकार किसानों को मुआवजा देती है जब उनकी फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो जाती है। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से सारा धान खराब हो गया था, सारा धान गिर गया था, सारे धान की फसल नष्ट हो गई थी, सड़ गई थी। तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम आपके लिए इसका मुआवजा देंगे, या आपका जो नुकसान हुआ उसके लिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ मदद करेंगे। तो वो इसी आधार पर करता है, गिरदावरी के आधार पर, कि किन के खेतों में कौन सी फसल थी उस समय, कितने बीघा खेतों में थी, तो उसका सारा रिकॉर्ड गिरदावरी के जरिए राजस्व विभाग के पास पहले से ही होता है। तो उसी प्रकार से मदद कर पाता है राजस्व विभाग किसानों की। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, जमाबंदी। जमाबंदी क्या होता है, देखिए ये प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है। यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट, कि आपका क्या हक है उसका रिकॉर्ड इसमें जमा होता है। ठीक है, किसानों का हक कैसे, भैया किसका खेत है, क्या स्वामित्व है उसमें, क्या सारी जानकारियाँ उसकी इसमें रखी जाती हैं। देखिए अगला पॉइंट, इसमें भूमि में विभिन्न अधिकारों का स्वामित्व मतलब किसका खेत है,
खेती की नवीनतम जानकारी रखी जाती है। किसान का क्या क्या अधिकार हैं भूमि के बारे में, उसका क्या स्वामित्व है, खेती की जानकारियाँ क्या क्या वो सारी इसमें रखी जाती हैं। और जमाबंदी को हर 5 साल में संशोधित किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जमाबंदी कितने साल में संशोधित की जाएगी, तो ये 5 साल में संशोधित की जाती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट, जिसमें से एक प्रति लेखपाल रखता है और दूसरा प्रति जो होती है वो रिकॉर्ड के रूप में भेजी जाती है, यानी ऊपर रहेगी आपकी तहसील में या ऊपर आपका राजस्व के जो भी सर्वोच्च जगह होंगी वहाँ भेजी जाएंगी। यानी जमाबंदी के 2 रिकॉर्ड बनेंगे, तो 2 में से एक जो होगा उसका प्रिंट या एक प्रति होगी वो लेखपाल साहब के पास रहेगी और एक ऊपर विभाग के लिए भेज दी जाती है। ठीक है, अब जमाबंदी तैयार कौन करता है, तो जमाबंदी जो होती है वो लेखपाल जी के द्वारा तैयार की जाती है, परंतु इसको सत्यापित राजस्व अधिकारी करता है। अब राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो भैया लेखपाल साहब से बड़े कौन होते हैं, कानून गो साहब होते हैं, क्योंकि जो लेखपाल साहब हैं वो कोई अधिकारी नहीं है, वो राजस्व विभाग का एक सबसे छोटा नुमाइंदा या सबसे छोटा पद होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अधिकारी कौन होता है वहाँ पे, कानून गो साहब जो होते हैं वो थोड़े से अधिकारी टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए दाखिल खारिज। दाखिल खारिज क्या होता है, आपने सुना होगा कि कभी कभी होता क्या है, जैसे आपकी ज़मीन ही थी तो आपने उसको बेच दिया। ठीक, आपने बेच दिया और बेचने के बाद मान लिया हमने खरीद ली वो ज़मीन या किसी और व्यक्ति ने खरीद ली, लेकिन नाम अभी भी उस ज़मीन पे आप ही का चढ़ के आ रहा है, जिसने खरीदी उसका नाम चढ़ के नहीं आ रहा है, यानी अभी उसके नाम से ही दाखिल है। तो उसका जो नाम होता है उसको चेंज कराना और नए का नाम उसमें आना, वही दाखिल खारिज कहलाता है, ऐसा समझ लीजिए अपने देसी भाषा में। लेकिन इसको समझते हैं थोड़ा लैंग्वेज टेक्निकल में कि म्यूटेशन भी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। म्यूटेशन या दाखिल खारिज किसी भी ज़मीन के मालिकाना हक में हुए बदलाव को इंगित करता है या बताता है। यानी ये ज़मीन थी, इसके मालिक ये थे, अब इसके मालिक ये ना रह के ये साहब हो गए हैं, तो यही बताता है दाखिल खारिज। और इसका रजिस्टर होता है म्यूटेशन रजिस्टर में पिछले जमाबंदी में जो सुधार किए गए थे उसमें खेत की जानकारी होती है। दूसरा क्या होता है, म्यूटेशन रजिस्टर में कितनी ज़मीन के मालिकाना हक में बदलाव की जानकारी देती है वो सारा इसमें लिखा होता है। इसमें कोई भी परिवर्तन जो होता है वो लाल कलम से किया जाता है। ठीक है, और जब कभी भी यानी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है या भूमि किसी के हाथ से दूसरे की जगह जाती है चाहे किसी भी प्रकार से, तो भैया उसको दाखिल खारिज की प्रक्रिया कहा जाता है या दाखिल खारिज की प्रक्रिया के द्वारा ही जाती है। ठीक है, यह कह सकते हैं कि खतौनी में जोतदार के नाम में परिवर्तन, जैसे पहले खतौनी या खसरा किसी और के नाम से था, अब ये खसरा ये खतौनी इन दूसरे भैया के नाम से है, तो भैया वो ही हो जाता है दाखिल खारिज। ठीक है, और लाल कलम से इसमें चेंज किया जाता है। अब अगला एक किताब भी आती है इसकी, लाल किताब, ये भी डॉक्यूमेंट्स है एक लेखपाल से संबंधित। तो लाल किताब क्या होती है, तो प्रत्येक राजस्व संपत्ति के लिए अलग एक नोटबुक रखी जाती है जिसमें एक गांव के आंकड़े बनाए रखे जाते हैं और इसमें संपत्ति में उगाई गई फसलें, कामा मिट्टी का वर्गीकरण, कामा कुएँ, कामा गांव में सिंचाई के अन्य साधन और लाइव स्टॉक और गांव में पशुओं की जनगणना के सार सहित कई कथन शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और बयानों के समय समय पर कटाई के निरीक्षण और अन्य अभिलेखों के संशोधन के माध्यम से अद्यतन क्रिया किया जाता है, जो इन बयानों के लिए एक फीड स्रोत है। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाल किताब वगैरह, लेकिन इसमें मतलब ऐसा मान के चलिए कि गांव की सारी जानकारी थोड़ी थोड़ी दी होती है, एक नोटबुक टाइप का है ये लाल किताब, इसमें गांव की सारी जानकारियाँ रखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला ये वर्षा रजिस्टर। ये एक रजिस्टर होता है कि रजिस्टर में वर्ष की प्रविष्टियाँ होती हैं। ये भी एक बेटा आपका वार्षिक रजिस्टर है, जैसा कि तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज से कार्यालय कानूनों द्वारा देखा जाता है। इसमें क्या होता है, रजिस्टर में वर्ष की प्रविष्टियाँ होती हैं कि साल भर में वर्षा में क्या क्या हुआ, कितनी वर्षा हुई। तो वर्षा गेज क्या होता है, वर्षा गेज एक बेटा वर्षा नापने वाला एक यंत्र होता है। तो सुनिए इसके बारे में कि रजिस्टर में वर्ष की प्रविष्टियाँ होती हैं, जैसा कि तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज यंत्र से कार्यालय कानूनों द्वारा देखा जाता है। ये एक अवधि में वर्षा के आंकड़ों के बारे में जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत है और ये जिला मुख्यालय में तहसील के 3 वर्षों की अवधि के लिए रखा जाता है। यानी कि साल भर में जितनी वर्षा हुई उसकी डिटेल जानने के लिए ये आपका एक वर्षा रजिस्टर होता है। तो भैया साल भर में जो वर्षा हुई उसके लिए सारा नोट कर लिया कार्यालय कानूनगो साहब ने कार्यालय में, और ये जो आपका रिकॉर्ड बनेगा तो आपका ये 3 वर्षों के लिए रखा जाता है। यानी आपकी इस साल मान लिया वर्षा हुई,
आपकी कोई खेती में नुकसान हुआ, आपका धान खराब हो गया, आपका गेहूँ खराब हो गया, या आपका गन्ना खराब हो गया, आपकी जो भी फसल आपने उगाई और बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, प्राकृतिक आपदा है वर्षा, तो उसकी वजह से आपकी फसल खराब हो गई, आपको मुआवजा चाहिए, तो आप भैया 3 साल के अंदर तहसील में जाके कानून को साहब से मिलकर या ऊपर अधिकारियों से मिलकर आप अपना मुआवजा 3 साल तक ले सकते हैं। इसलिए रजिस्टर 3 साल तक के लिए रखा जाता है, उसके बाद ये रजिस्टर ख़राब हो जाता है, फिर अगला रजिस्टर बनता है, तो 3 साल के लिए ये रखा जाता है। इसका एक रीज़न ये भी है। तो साथियों ये तो थे हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स जो लेखपाल साहब से संबंधित थे, मैंने सारे आपको बता दिए। इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसकी PDF आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएगी। बाकी साथियों लेखपाल पढ़ने वाले जितने साथी हैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जोड़ लीजिए अपने सभी, और सबसे कहिएगा कि व्हाट्सएप की सारी वीडियो हमारे जो यूट्यूब पर जो रोज़ मैं क्लास डाल रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपना सबका फ़ायदा उठाएं और लेखपाल में सभी लोग अपना सिलेक्शन लें। अब मैंने जो आज आपके लिए डॉक्यूमेंट्स ये पढ़ाए हैं, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, और इससे पिछले जो 2 क्लास हो गए उन तीनों क्लासेस से लेकर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा क्वेश्चनों की, तो आपको वो क्वेश्चन देखने होंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले क्लासेस में आ चुके हैं। ठीक है साथियों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड मोर शेयर।